Assalamu alaikum students, welcome to Empower Academy and you are watching easy tutorial. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। एम्पावर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं शहजाद लतीफ, आपका फिजिक्स टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने ई कैट 2018 का जो पास पेपर था उसके फिजिक्स पोर्शन को स्टार्ट किया हुआ है। आज उसी फिजिक्स पोर्शन के हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो 15 एमसीक्यूज है उनको डिस्कस करेंगे। अगर किसी ने पहले वाले नहीं देखे तो वो पिछली वीडियो में जाकर देख सकता है, उसमें काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। और उसके साथ साथ आपसे ये भी दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या था। इसमें आपसे वो कह रहा है कि सस्पेंशन ब्रिज इज टू बी बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, कि एक रिवर है, उस रिवर के ऊपर आपने एक सस्पेंशन ब्रिज बनाना है और वेयर द विंड इज फाउंड टू गस्ट एट 5 सेकंड इंटरवल्स, और उस जगह पे जो हवा का जो चलना है वो कितना है, वो 5 सेकंड इंटरवल्स के बाद चलती है। मतलब कि यहाँ पे आपको उस विंड का क्या दिया हुआ है, टाइम इंटरवल दिया हुआ है। टाइम इंटरवल दिया हुआ मींस हमें टाइम पीरियड गिवन है व्हिच इज 5 सेकंड्स। देन कह रहा है कि द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलोंग द स्पैन ऑफ द ब्रिज इज एस्टिमेटेड टू बी 400 मीटर पर सेकंड। आपको वहां पे जो चलने वाली ट्रांसवर्स वेव्स हैं उनकी स्पीड भी आपको बता रहा है वो कितनी है, 400 मीटर पर सेकंड। मतलब आपको वेलोसिटी भी गिवन है व्हिच इज 400 मीटर पर सेकंड। अब ये वाली जो लाइन है ये जरा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये लाइन समझ आ जाती है तो आपको ये पूरा का पूरा एमसीक्यू समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इस लाइन में आपसे वो कह रहा है कि द ब्रिज विल रेजोनेट एट इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये वाला जो ब्रिज आपने तामीर करना है ये किस पे रेजोनेट करेगा, अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इफ इट्स लेंथ इज, आपने उसकी वो लेंथ बतानी है, कब उसकी वो लेंथ कितनी हो कि वो अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर रेजोनेट करे। आपको पता है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू V बाय 2L। ठीक है, यहाँ पे हमें वेलोसिटी गिवन है, लेंथ हमने वैसे कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें टाइम पीरियड गिवन है। इस टाइम पीरियड से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी 1/t व्हिच इज 1/5 हर्ट्ज। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है तो लेंथ क्या आ जाएगी हमारे पास, L इज इक्वल टू V बाय 2F। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी कितनी है 400 है, तो L आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 2, F 1/5 है तो 5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज 1000 मीटर। ठीक है, तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, उसकी लेंथ कैलकुलेट कर लिया, जिस लेंथ के ऊपर वो क्या करेगा, अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर रेजोनेट करेगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाएगा बीटा व्हिच इज 1000 मीटर। अभी हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों आपसे वो कह रहा है कि अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल द फ्रिंज सेपरेशन फॉर अ डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न बी एट मैक्सिमम, कि ये आपको 4 केस दिए हुए थे उसने और आपने बताना है कि इनमें से किस केस के लिए जो आपकी फ्रिंज सेपरेशन है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। आपको पता है कि फ्रिंज सेपरेशन है उसको डेल वाई से किया जाता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए, और इसका फार्मूला होता है लैम्डा L बाय D। ठीक है, ये जो D है ये क्या होती है, स्लिट सेपरेशन होती है। लैम्डा आपको पता है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट है, और जो L है ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम डबल स्लिट। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है। अब इसको हमने क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है। ये किस केस में मैक्सिमम होगा, जब लैम्डा क्या होगा आपके पास लॉन्ग हो गई और उसके बाद L क्या है आपके पास लार्जर होगा और D क्या होगी, लेस होगी। तो ये आपने केस देख लेना है कि इनमें से किस केस में से ये तीनों की तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। D क्या हो, स्मॉल हो, इसका मतलब ये D ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया। D क्या है, सिर्फ इन तीनों में स्मॉल है, तो इन तीनों में से कोई ऑप्शन होगा। देन हमारे पास लेंथ है, लेंथ क्या होनी चाहिए थी, लार्ज होनी चाहिए थी, तो लेंथ सिर्फ इन 2 केसेस में लार्ज है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन रह गए। अब हमारे पास जो वेवलेंथ है ये भी क्या होनी चाहिए थी, लॉन्ग वेवलेंथ होनी चाहिए थी, और जो लॉन्ग वेवलेंथ का केस है वो किस में बन रहा है, केस ए में। इसका मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो केस ए होगा व्हिच इज स्मॉल, लार्ज एंड लॉन्ग। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों आपसे वो कह रहा है कि अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ईच कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंसेज, कि जो आपकी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये दोनों के दोनों दो लेंसेज के ऊपर मुश्तमिल होती है। ये बात हमें वैसे भी पता है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज द टेलीस्कोप सिमिलर टू द माइक्रोस्कोप व्हेन बोथ आर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब कि आपके पास वो जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये दोनों जब नॉर्मल एडजस्टमेंट में होती हैं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि ईच हैज लॉन्ग फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात की जाए, आपको पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस दूसरा आईपीस, लेकिन उसके जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, कम होती है, और जो आईपीस है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है। और इसी तरह जो आपकी जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसका ऑब्जेक्टिव की क्या है, फोकल लेंथ क्या होती है, लॉन्ग होती है, लेकिन उसकी आईपीस की फोकल लेंथ क्या होती है, कम होती है। तो इसका मतलब ये केस तो गलत हो गया। देन आगे क्या कह रहा है कि इन ईच द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल। आपको पता है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है या फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, दोनों के केस में जो आपको इमेज मिलता है वो हमेशा इन्वर्टेड और वर्चुअल होता है अपनी नॉर्मल एडजस्टमेंट में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, करेक्ट है। और अगर इसकी बात की जाए तीसरी स्टेटमेंट की, इसमें कह रहा है द सेपरेशन ऑफ लेंसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर फोकल लेंथ। ये वाला जो केस है ये टेलीस्कोप में तो है लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये केस एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसी तरह ये वाला केस भी दोनों में सेम नहीं होता। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा ही होगा कि इन ईच द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों आपसे वो कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर विद अननोन वेट W इज प्रोवाइडेड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एज। यहाँ पे देखिए आपको इस पॉइंट से इसको डिस्टेंस x क्या किया गया है, इधर लिखा गया, ये क्या है, रोड है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, और इसका वेट जो है वो W है और ये अननोन वेट है। देन क्या कह रहा है कि इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द सिस्टम इज इन एक्विलिब्रियम। ये ऑब्जर्व किया जाता है कि ये वाला जो सिस्टम है ना ये एक्विलिब्रियम में होगा। कब एक्विलिब्रियम में होगा, व्हेन अ फोर्स ऑफ F1 इक्वल टू 1 न्यूटन। मतलब ये वाली जो फोर्स यहाँ पे लग रही है अपवर्ड, ये F1 है और ये कितनी है, 1 न्यूटन है, एंड F2 इक्वल टू 3 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम, और F2 कितना है, 3 न्यूटन। और इसको क्या किया है, ये फोर्सेज जब सिस्टम के ऊपर अप्लाई की जाती है तो ये सिस्टम क्या होता है, एक्विलिब्रियम में होता है। मतलब कि इस फोर्स की वजह से जो पैदा होने वाला टॉर्क है और उस फोर्स की वजह से जो पैदा होने वाला टॉर्क है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि आप जो टॉर्क 1 है वो इक्वल होगा टॉर्क 2 के, और इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि जो टॉर्क 1 है उसमें से अगर हम टॉर्क 2 माइनस कर दें वो इक्वल आना चाहिए 0 के। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी है, x है, और टोटल लेंथ कितनी थी, 1 मीटर थी। इसको मतलब ये वाली जो रिमेनिंग लेंथ है ये कितनी होगी, 1 माइनस x, 1 माइनस x, ठीक है। तो ये वाली आपके पास लेंथ आ जाएगी। अब क्या करना है, हमें टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इस लेंथ को इस फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस लेंथ को इस फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, 3x को। इसी तरह जब हम टॉप 1 के लिए 1 को अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई के साथ 1 माइनस x, तो वहां से आ जाएगा 1 माइनस x, और ये हो जाएगा 1 माइनस 4x, और 1 इज इक्वल टू 4x, ठीक है। इसी तरह यहां से अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x आ जाएगा 1/4 विच इज 0.25 मीटर। इसी तरह 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 0.75 आएगा। इसी तरह 0 ये वाली हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी बचेगी, 0.75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन जो टॉर्क है वो कितना आएगा, 0.75 ही आएगा, ठीक है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो सिस्टम है ये क्या होगा, एक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में 0.25 का ऑप्शन नहीं था, तो यहाँ लेकिन 0.3 है तो ये इसके करीब था, तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो ऑप्शन है वो ठीक है। वैसे भी यहाँ पे आपको जो लेंथ है वो x जो है 0.75 कह रहा है, इसमें x आपको 0.5 कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो आपके पास h है ये इतना नहीं है कि ये दोनों साइडों पे इक्वल हो, यहाँ पे क्या हो कि ये x इस साइड से बहुत ज्यादा हो कि आप इसको 0.75 भी कह सके। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अभी हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट एमसीक्यू।
क्वेश्चन नंबर 20 आपने जरा ध्यान से समझ लेना है, मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे देने लगा हूँ। इजी सा है, बस आपने इसको समझना है कि आपने इसमें करना क्या है। कह रहा है कि अ प्रोजेक्टाइल इज फ्रीड विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ ऑफ हाइट h। एक चोटी थी, उस चोटी की हाइट कितनी है, h है। उस हाइट h से आपने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल को फ्री किया, यहाँ से छोड़ा है, ठीक है। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, v थी। अब यहाँ से क्या होगा कि जब कुछ टाइम के बाद जब कुछ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन है तो वो हॉरिजॉन्टली भी मूव करेगा और वर्टिकली भी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जब क्या करेगा, ग्राउंड पे आके टकराएगा तो एक एंगल थीटा बना रहा होगा, ठीक है। आपने फाइंड क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ v एंड h, कि अगर v और h की कौन सी वैल्यूज हो कि ये जो थीटा है हमें मैक्सिमम मिले, ठीक है। आपने जस्ट इन v और h की वैल्यूज का कॉम्बिनेशन निकालना है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन क्या होगा हमें मैक्सिमम आउटपुट देगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ आ गई है कि इसमें आपने करना क्या है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चलो हम कोशिश करेंगे कि आपकी कंफ्यूजन को दूर करें। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों आपसे वो कह रहा है कि अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोस चेंजेस रिप्रेजेंटेड बाय x changes to y, y changes to z and then to x as shown below। कि यहाँ से क्या होगा, x चेंज होके पहले किसकी तरफ गया, y की तरफ, y से फिर z की तरफ और z चेंज होके x की तरफ आया। आपने क्या करना है कि which one of the following sets could describe the set of changes। ये जो आपके पास कुछ सेट ऑफ चेंजेस हो रहे हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो क्या करेगा, उसको परफेक्टली डिस्क्राइब कर देगा। यहाँ पे देखिए पहले सबसे पहले हम देखते हैं x और y को। x और y को अगर देखा जाए तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम पहले डिक्रीज हो रहा है, देन क्या कर रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है। यानी यहाँ पे पहले स्टार्ट में क्या हो रही है, कंप्रेशन हो रही है। तो वॉल्यूम डिक्रीज होना मतलब क्या है, वो कंप्रेस हो रहा है। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है, x और y। आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें क्या हो रहा है कि एडियाबैटिकली वो क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर ये हो रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज होता रहता है, प्रेशर इंक्रीज होता रहता है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करता रहता है, प्रेशर डिक्रीज होता रहता है, तो हम कह सकते थे वो आइसोथर्मल था। क्योंकि हमें पता है आइसोथर्मल की केस में P1 V1 P2 V2 होता है। लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन मेट नहीं करी, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये कंप्रेशन तो है, लेकिन कौन सी कंप्रेशन है, एडियाबैटिक। तो इसका मतलब है एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए। अब हमारे पास ऑप्शन सी और डी रह गया। अगर हम बात करें y और z की, y और z में अभी मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, अगर प्रेशर इंक्रीज हो तो आपका वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। और अगर आपका प्रेशर क्या हो, डिक्रीज हो, तो वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है। किसके केस में, आइसोथर्मल के केस में, ये वाला केस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे इस केस में क्या है कि आपके पास एक्सपेंशन हो रही है, और एक्सपेंशन कौन सी है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब हम देख लेंगे इनमें से आइसोथर्मल एक्सपेंशन कौन सी है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन दोनों ऑप्शन है, इसका मतलब अगेन इन दोनों में से ही कोई ना कोई आंसर होगा। अभी यहाँ पे देखिए इस केस में क्या है कि आपका z to x जब जाता है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज होना मतलब कि वो क्या हो रही है, अगेन कंप्रेशन हो रही है। किसके ऊपर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो हम देख लेंगे कि यहाँ पे कंप्रेशन एंड कांस्टेंट प्रेशर कहाँ पे, तो ये ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। क्योंकि डी में आपको बता रहा है कि ये क्या है, कंप्रेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा, व्हिच इज एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि which one of the following statement is correct। आपने बताना है कि इन चार स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट आर बोथ स्केलर क्वांटिटीज। क्या E और V बाय जो D है ये स्केलर क्वांटिटीज होती हैं? नहीं, ये दोनों क्या है, वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपकी स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। दूसरी में कह रहा है कि द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट अ पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। इसका मतलब ये है कि ये आपको कह रहा है कि E जो है वो इक्वल होता है माइनस V बाय D के। तो ये हमें पता है कि ये वाली जो चीज है ये ठीक है। तो इसका मतलब हमारे जो इनमें से जो स्टेटमेंट करेक्ट होगी वो बीटा। क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों आपसे वो कह रहा है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर एक्स वायर लाइज इन द सेम प्लेन एज
द स्क्वायर ऑफ लूप ऑफ वायर PQRS व्हिच इज फ्री टू मूव, कि आपके पास एक स्ट्रेट वायर है XY और एक आपके पास स्क्वायर लूप है PQRS, ये दोनों क्या है एक ही प्लेन के अंदर पड़े हुए हैं और ये जो PQRS है ये फ्रीली मूव कर सकता है। देन कह रहा है कि वायर एंड द नहीं यहां से कह रहा है कि साइड्स PS एंड QR इनिशियली पैरेलल टू XY, यहां पे हमें नजर आ रहा है कि ये PS और जो QR है ये क्या है XY के पैरेलल है। देन द वायर एंड द लूप कैरी करंट्स एज शोन इन द फिगर, कि इनमें से ये दोनों ये वायर जो है और ये जो स्क्वायर है आपके पास इन दोनों में से करंट फ्लो कर रहा है। वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो S से R की तरफ, R से Q और Q से P और P से S की तरफ, इस डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो कर रहा है। देन आपसे वो पूछ रहा है कि व्हिच विल बी द इफेक्ट ऑन द लूप, कि इस लूप के ऊपर इनमें से कौन सा इफेक्ट होगा। पहले इफेक्ट आपसे बात कर रहा है कि इट विल मूव अवे फ्रॉम द लॉन्ग वायर, इट विल मूव टुवर्ड्स द लॉन्ग वायर और इट विल रोटेट अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू XY, या फिर इट विल बी अनइफेक्टेड। आपने बताना है कि इनमें से इसके ऊपर कौन सा इफेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए हमें नजर आ रहा है कि ये जो XYS की लेंथ और यहाँ पे आपके पास ये जो साइड्स PS एंड QR है इनकी लेंथ में फर्क हमें वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। इसको मतलब ये वाली जो PS और QR है इसके ऊपर ये इसकी वजह से जो फोर्स है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, तो जो भी इफेक्ट होगा वो ये वायर करेगी, तो ये क्या करेगी इस लूप को अपने से परे धकेल देगी। परे धकेल देने का मीन ये क्या करेगी, ये जो आपका लूप है ये इट विल मूव अवे फ्रॉम द लॉन्ग वायर, आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाएगा अल्फा। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे बच्चों को कह रहा है कि यूनिफॉर्म वर्टिकल वायर इज स्ट्रेच्ड बाय हैंगिंग अ मैश फ्रॉम इट्स लोअर एंड। एक यूनिफॉर्म वर्टिकल वायर थी, उसके लोअर एंड पे क्या किया गया, मैश को बांधा गया जिसकी वजह से वो क्या हो गई है, स्ट्रेच हो गई है। देन आपसे वो कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट द स्ट्रेन इन द वायर। आपको पता है जो स्ट्रेन है वो इक्वल होती है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी जो चीज है वो क्या है स्ट्रेन को इफेक्ट नहीं करेगी। ऑप्शन ए में आपसे वो कह रहा है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ द मेटल। अगर यंग्स मॉडुलस की बात की जाए आपको पता है जो यंग्स मॉडुलस है वो इक्वल होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। इसका मतलब यंग मॉडुलस जो है वो स्ट्रेन के ऊपर डिपेंडेंट है और जो स्ट्रेन है वो यंग्स मॉडुलस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर बात की जाए तो मैंने अभी क्या कहा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है यंग्स मॉडुलस, तो इस वजह से क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या करेगा, इस स्ट्रेन को इफेक्ट करेगा। देन आपसे वो कह रहा है कि अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ वायर, वो वायर का हिस्सा जो कि स्ट्रेच हुआ ही नहीं है तो वो के स्ट्रेन को इफेक्ट नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है वो हिस्सा जो इफेक्ट नहीं होता वो उसको भी इफेक्ट नहीं करेगा। और लोड अप्लाइड जाहिर है जितना ज्यादा आप लोड अप्लाई करोगे उतनी उसकी लेंथ के अंदर चेंज आएगी, तो लोड अप्लाइड भी क्या कर रहा होता है, इफेक्ट कर रहा होता है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे वो कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ रेडियोएक्टिव डीके रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आइसोटोप ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियाई, कि इनमें से कौन सा एक कॉम्बिनेशन आपने बताना है कि ठीक है जब अब वो अगर डीके प्रोसेस होगा तो आपके पास जो बनने वाला नया बनने वाला न्यूक्लियाई होगा वो पहले ओरिजिनल न्यूक्लियाई का क्या होगा, आइसोटोप होगा। अगर आइसोटोप की बात की जाए आपको पता है आइसोटोप एक ऐसी चीज होती है जो कि क्या है, एलिमेंट जो है वो सेम होता है लेकिन उस एलिमेंट के जो एटम्स है उनका मास नंबर क्या है वो चेंज हो जाता है और उनका जो चार्ज नंबर है वो सेम रहता है। मतलब फर्ज करें हमारे पास जो ओरिजिनल न्यूक्लियाई है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो आपके पास मास नंबर है वो हम क्या लेते हैं यहाँ x से कर लेते हैं, ठीक है, कि a होगा उसका चार्ज नंबर क्या होगा, c होगा। यहाँ पे मैं जस्ट एक ऑप्शन को डिस्कस करूंगा, वो ऑप्शन है आपके पास ये बीटा, बाकी सारे के सारे जो ऑप्शन है वो आप इस लिहाज से खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब अल्फा इसके अंदर से निकलेगा, जब अल्फा निकलेगा तो हमें पता है जो अल्फा है वो इक्वल होता है He के हीलियम, मतलब इसमें 2 जो है इसका चार्ज नंबर है, 4 इसका क्या है मास नंबर है। यहाँ पे यानी क्या होगा कि इसकी वजह से हीलियम के निकलने की वजह से A में से क्या आ जाएगा -4, A -4, इस तरह Z में से क्या आ जाएगा Z -2, ठीक है। और जो आपके पास जो नया एलिमेंट है वो ये बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको साथ में 2 बीटा भी कह रहा है। 2 बीटा आपके पास पता है जो बीटा है ये क्या होता है E0 -1, इसका मतलब ये -1 है, अगर 2 निकलेंगे तो -2 होगा, ये -2 यहाँ पे अगर इसको प्लस करेंगे तो ये -2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये आपके पास अगेन क्या रह जाएगा, चार्ज नंबर Z ही रह जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अगर ये वाला प्रोसेस होगा तो हमारे पास जो फॉर्मेशन है वो किसकी
किसकी होगी, आइसोटोप की होगी। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि बीटा एक चार्ज को न्यूक्लियर कर देगा, इस केस में Z-1 रह जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास Z+2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 बीटा है। और इस केस में अगर बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे इसके जो चार्ज नंबर में तो 8 का फर्क पड़ेगा, लेकिन बीटा की वजह से यहाँ पे फिर वो फर्क आप उसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिर्फ ये बीटा ही है। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चों आपसे वो कह रहा है कि एन एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरड। आपको एक कैपेसिटर दिया गया है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 5 माइक्रोफैरड है, और वो जो कैपेसिटर है वो कौन सा है, एयर फील्ड है, मतलब कि उसकी जो प्लेट्स है उसके बीच में कौन सा मीडियम है, वैक्यूम है। तो आप यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है यहाँ पे लिखोगे वैक्यूम वाले केस में वो कितनी है, वो आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, और ये इक्वल किसके है, 5 माइक्रोफैरड के। देन आपको कह रहा है कि स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 20 इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन देम। अब क्या किया है, एक 20 की मतलब एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आपको बताया गया है, रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, 20 है। इस इतनी परमिटिविटी वाली एक स्लैब क्या की गई, उन प्लेट्स के बीच में रखी गई, मतलब कि आप उसके अंदर क्या करवा दिया गया, एक मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। अब आपने क्या करना है कि द कैपेसिटेंस इज नाउ, अब आपने इसकी जो नई कैपेसिटेंस है वो बतानी है। आपको पता है जो सी मीडियम होता है ये इक्वल होता है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। आपको A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D तो गिवन है, वो कितना है, 5 माइक्रोफैरड। एप्सिलॉन r कितना है, 20 है, तो आप सिंपली क्या करें, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 व्हिच इज 100, और ये क्या था, 7 माइक्रो था, तो माइक्रोफैरड। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या बन जाएगा, 100 माइक्रोफैरड व्हिच इज अल्फा। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बच्चों आपसे वो कह रहा है कि a transformer has 50 turns on primary side and 200 turns on the secondary side। मतलब प्राइमरी साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स 50 है, सेकेंडरी साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 200 है। मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो ट्रांसफार्मर है ये कौन सा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देन क्या कह रहा है कि इफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ प्राइमरी वोल्टेज एंड करंट, आपको आरएमएस वैल्यू दी गई है कि प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी करंट की। प्राइमरी वोल्टेज आपके पास 110 है और करंट कितना है, 2 एम्पीयर है रिस्पेक्टिवली। अब आपने क्या बताना है, देन द सेकेंडरी करंट इज अबाउट, आपने जो सेकेंडरी करंट को कैलकुलेट करना है। आपको पता है जो प्राइमरी साइड की नंबर ऑफ टर्न्स है उनकी जो रेशियो है वो इक्वल होती है ns डिवाइडेड बाय np, और ये इक्वल होता है ip डिवाइडेड बाय is। यहाँ पे हमने जस्ट क्या करना है, is कैलकुलेट करना है, ns भी गिवन है हमारे पास, np भी गिवन है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि is जो है वो इक्वल आ जाएगा ip मल्टीप्लाई बाय np डिवाइडेड बाय ns, ठीक है। ip हमें पता है कितना है, हमारे पास 2 एम्पीयर है, np हमारे पास 50 है, और ns हमारे पास कितना है, 200 है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5, और ये करंट है तो साथ में यूनिट आ जाएगा एम्पीयर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाएगा चार्ली विच इज 0.5 एम्पीयर्स। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। आपको एक और असाइनमेंट आने वाली है, जरा इंतजार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों आपसे वो कह रहा है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज m, कि एक आपके पास अगर ऑब्जेक्ट हो उसका रेस्ट पे मास क्या होता है, m है। अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपको मतलब कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक आपको बताना है कि एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको पता है स्पीड इंक्रीज करने से जो मास है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाएगा अल्फा। आप इसमें वो जाके इक्वेशन से भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके लिए असाइनमेंट है, इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले बता रहा हूं, इसमें कह रहा है कि 2 स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, दो आपके पास छोटे कंडक्टिंग स्फीयर्स है S1 और S2 ऑफ द सेम वेट, दोनों का वेट भी क्या है, सेम है। हैंग फ्रॉम लाइट इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स, और इनको किससे लटकाया गया, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स के साथ, ऑफ द सेम लेंथ, और उन स्ट्रिंग्स की लेंथ क्या है वो भी सेम है, ठीक है। देन कह रहा है कि फ्रॉम पॉइंट P1, जो S1 को मतलब हैंग किया है वो P1 के पॉइंट के साथ है, और जो S2 है वो P2 पॉइंट पे है। कह रहा है कि which are on the same level, ये P1 और P2 क्या है, ये एक सेम लेवल के ऊपर है, ठीक है। देन कह रहा है कि S1 has charge Q1 while S2 has charge
2q, मतलब कि उसके ऊपर जो चार्ज है ये q है, लेकिन S2 के ऊपर चार्ज कितना है, डबल है, किससे, S1 से। देन कह रहा है रिपल्सिव फोर्स बिटवीन S1 एंड S2 causes these strings to be inclined at angle θ1 and θ2। अब इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है उसकी वजह से क्या हुआ कि ये दोनों जो आपके पास स्पेस है ये क्या हुए, ये θ1 और θ2 पे इंक्लाइन हो गए हैं। देन आपने क्या फाइंड करना है, टू द वर्टिकल, ये एंगल किसके साथ बन रहा है, वर्टिकल के साथ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ sin θ1 एंड sin θ2, आपने θ1 और θ2 की जो रेशियो है वो फाइंड करनी है। यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा कि यहाँ पे आपका जो थीटा होगा ना वो एक दूसरे से कुछ मिलते जुलते आएंगे, ठीक है। जब एक दूसरे से मिलते जुलते आएंगे तो इनकी आप जब रेशियो निकालोगे तो आपको पता है वो कुछ ऐसी ही होगी, वन के करीब, तो आपने उसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके हमें नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 30। अब ये हमारा लास्ट एमसीक्यू है, इसको आपने जरा ध्यान से समझना है। इसमें आपसे वो कह रहा है कि द डायग्राम बिलो शोज अ लॉजिक नेटवर्क, कि आपको ये जो डायग्राम है ये किसी लॉजिक नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही है। देन आपको बताना है कि व्हिच सिंगल गेट इज इक्विवेलेंट टू द नेटवर्क, कौन सा एक सिंगल गेट है इस नेटवर्क के इक्वल हो सकता है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं एंड गेट है, नैंड गेट, नॉर गेट और एक्सओर गेट। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे आपने क्या देनी है, इनपुट देंगे तो आप फर्ज कीजिए यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट्स हैं x और y, और इसी के क्रॉस आपको यहाँ पे जो आउटपुट मिल रही है वो क्या है, z है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास x है, ये y है और ये क्या है, z है। हमें बताइए इसके x और y के कितने केस हो सकते हैं, 4 केस हो सकते हैं, ठीक है। तो हम वो 4 केस ड्रॉ कर लेते हैं। कौन कौन से हो गए, 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। ये हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, इन्हीं 4 इनपुट्स के क्रॉस हम आउटपुट्स कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके बता देंगे कि ये किसके इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए जब हम 0 0 देंगे तो 0 0 हमें पता है नैंड गेट क्या देता है, 1 देता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। लेकिन इसी 0 0 को जब हम यहाँ से लेके यहाँ पे लेके आएंगे, दोनों को क्या करेंगे, नोट करेंगे, और ये 0 0 क्या हो जाएंगी, 1 1 हो जाएंगी। 1 1 जब इसके अंदर जाएगा तो ये हमें क्या इनपुट आउटपुट देगा 0, ठीक है। ये 1 और 0 जब एंड गेट में जाएंगे तो हमें ओवरऑल क्या मिलेगी, आउटपुट 0। तो इसका मतलब यहाँ पे जब 0 0 है तो हमें आउटपुट क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। देन इसी तरह अगर हम 0 और 1 की बात करेंगे, 0 और 1 हमें पता है कि जब जाएगा इसके अंदर नैंड गेट के अंदर तो 0 और 1 को भी ये क्या करता है, हमें 1 देता है। यहाँ पे फिर अगेन क्या आ जाएगा 1। इसी तरह ये 0 और 1 को क्या कर देगा, ये 0 को 1 कर देगा, 1 को 0, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 1 1 को आप ऐड करेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगी, 1। इसी तरह आप 1 0 के केस में भी ये कि 1 0 के केस में भी आपको 1 मिलेगा। 1 को ये 0 का देगा, 0 को 1 का देगा, तो अगेन आपको 1 मिलेगा। 1 1 को आप अगेन करेंगे एंड तो आपको फिर आउटपुट क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। इसी तरह जब 1 1 की बात करते हैं, 1 1 है तो 1 1 पे हमें पता है एंड क्या देता है, हमें 0, लेकिन ये एंड में हमारे पास जो आउटपुट है वो नोट होकर आ रही है, मतलब यहाँ पे 0 0 जाएगा। 0 0 में हमें नैंड क्या देगा 1, तो जब आप 1 और 0 को करेंगे एंड तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी 0। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एक ट्रुथ टेबल बन गया है। इस ट्रुथ टेबल में ये है कि सेम जब आप इनपुट्स आती हैं तो हमें 0 मिलता है, और जब डिफरेंट इनपुट्स आती हैं तो हमें 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला जो लॉजिक नेटवर्क है ये किसके इक्वल है, हमारे XOR सर्किट के। हमें पता है कि XOR में क्या होता है कि डिफरेंट में हमें 1 आउटपुट मिल रही होती है और सेम के ऊपर हमें 0 आउटपुट मिल रही होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा XOR सर्किट होगा। आई होप सो आपको इन 30 MCQs में किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी नहीं थी। अगर फिर भी अगर कोई मसला रह गया, कंफ्यूजन रह गया, तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और जो मैंने असाइनमेंट्स दिए हैं उसको लाजमी सॉल्व करके नीचे आपने कमेंट करके आंसर बता रहे हैं हमें, ठीक है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिएगा।